हेलो बच्चों, एक सवाल एक बच्चे ने मुझे भेजा। ठीकने में ठीक लगा तो मुझे लगा कि ये सवाल अटेम्प्ट तो नहीं किया, पर मैंने सोचा कि अटेम्प्ट करता हूं आपके साथ ही। आपको भले लगता होगा कि यार ये अटेम्प्ट हमारे साथ करते हैं कि पहले से करके रखा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एकदम फ्री तरीके से सवाल सॉल्व करता हूं। मैंने कहा जब मैं अटेम्प्ट कर ही रहा हूं तो इस सवाल को आपके सामने करूं। और अगर मैं कहीं फंस जाऊं, कहीं कुछ हो जाए या फिर मैथमेटिक्स में छोड़ दूं, तो आप उसे सॉल्व करके मुझे जरूर भेज दीजिएगा कि सर दिस इज द मैथमेटिक्स। एंड इफ यू फाइंड दैट कि मैंने कुछ सिली मिस्टेक कर दी है, कुछ कॉन्सेप्ट में गलती कर दी है, मैं देखता भी नहीं हूँ, वीडियो को बना रहा हूँ। आई रियली वांट कि आई हैव टू बी फ्री इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसमें क्या बोला गया, एक जमीन पर ग्राउंड पे दो पार्टिकल रखे हुए हैं। दो पार्टिकल हैं, दोनों के मास जो है लेट्स से m और m है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे दो पार्टिकल रखे गए, मास m और m है। उनके बीच में रस्सी है जिसमें रस्सी की लंबाई l है एंड द सरफेस इज स्मूथ। सरफेस स्मूथ है। उस सवाल में बच्चे ने पूछा कि इसको अगर हमने v वेलोसिटी, v नॉट वेलोसिटी लेट से दी, तो v नॉट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि ये जो दूसरा वाला ब्लॉक है वो जमीन छोड़ दे। यानी v नॉट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी कि दूसरा वाला ब्लॉक जमीन छोड़ दे। ये सवाल पूछा गया है। तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अपन ट्राई करते हैं कि क्या होगी और कैसे सोचते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहले सोचने पे सोचते हैं। अब देखिए, ये बात तो सही है कि ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा और ये मूव कर रहा होगा। तो अगर मैं इसका पार्टिकल का पाथ देखूं तो इसके पार्टिकल का पाथ साइक्लॉइडल टाइप का होगा। कैसे मैंने बोला साइक्लॉइड टाइप का? क्योंकि ये इसका सेंटर मान ले, तो ये जब चल रहा होगा तो इसके सेंटर इसके अबाउट घूम रहा होगा और सेंटर आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। तो जलेबी जैसी बन रही है, वैसा होता है ना पाथ। साइक्लॉइडल क्या होता है? साइक्लॉइडल पाथ का मतलब होता है कि सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है और उसका सेंटर उसी प्लेन में आगे बढ़ रहा है। उसी प्लेन में आगे बढ़ रहा है तो उस तरह के पाथ को अपन साइक्लॉइडल पाथ जैसी बात कह देते हैं। तो साइक्लॉइडल और हेलिकल क्या होता है? हेलिकल क्या होता है? सेंटर सर्कल में पार्टिकल घूम रहा और उसका सेंटर प्लेन के परपेंडिकुलर चल रहा हो तो उसे हेलिकल कह देते हैं। तो दो वर्ड्स बनते हैं, साइक्लॉइडल और हेलिकल। एक स्पाइरल भी बनता है, उसमें सेंटर वही रहता है पर रेडियस बदलती रहती है, उसे स्पाइरल कहते हैं। कछुआ छाप अगरबत्ती, बैक टू द गेम। तो इसमें अगर आप देखें तो ये ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा और इसका सेंटर इधर की तरफ बढ़ रहा होगा क्योंकि इसका सेंटर इस पे होगा। अब मैंने जब सोचा तो मुझे लगा कि यार इसकी मोशन की एनालिसिस न्यूटन्स लॉ की जगह मैं थ्योरम से काम करूं, यानी कि हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने की जगह जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हमारा आइडिया आता है कि यार इसमें वर्क एनर्जी, मोमेंटम कंजर्वेशन, व्हाटएवर वी कैन अप्लाई, वी हैव टू अप्लाई, और न्यूटन्स लॉ की एक पर्टिकुलर इक्वेशन उस जगह पे लिखें ताकि हमारे पास रिलेशन आ पाए। हम हमेशा कोशिश ये नहीं करते कि पूरा सॉल्व करें फ्रॉम द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखकर, बिकॉज वो अल्टीमेटली करने का फायदा नहीं होता। क्योंकि हमने सीखा है कि यार वर्क एनर्जी, मोमेंटम कंजर्वेशन वही सब तो रिजल्ट करके आए हैं, तो उनको दोबारा री इन्वेंट करने की क्या जरूरत है। तो और दूसरा ये कि इसका मोशन ग्राउंड से देखना बहुत मुश्किल काम है। इसका मोशन ग्राउंड से देखना आसान काम है, इसका मोशन ग्राउंड से देखना मुश्किल काम है। तो इसको मैं देखूंगा इसके रिस्पेक्ट में और इसको देखूंगा मैं ग्राउंड से। तो लेट्स ट्राई टू मेक अ डायग्राम जब वो जनरल जगह पर पहुंच जाते हैं। तो अब थोड़े डायग्राम थोड़े गंदे बनेंगे, पहली बार फोटो तो मैंने अच्छे से बना दी थी। तो ये पार्टिकल मान लिया यहां पर आ गया, इस जगह आ गया, और ये हमारा दूसरा पार्टिकल है वो यहां आ गया, दूसरा पार्टिकल यहां आ गया, और लेट्स से ये इस समय थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और इसकी वेलोसिटी को मैंने v1 मान लिया। इस मूवमेंट पे इसकी वेलोसिटी को v1 मान लिया। इसकी वेलोसिटी को v1 मान लिया तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगी, तो हमने इसको v2 मान लिया। ये इसके रिस्पेक्ट में है, साथ में इसके पास एक v1 भी होगी, v1 भी होगी। ये ग्राउंड से, ये ग्राउंड से है, तो ये v2 किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल, अनदर पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v2 मैंने इधर मान ली है। ये मैंने इसका डायग्राम बनाया, ये इसका डायग्राम बनाया। ये थीटा एंगल है, ये एल है, तो ये v1 v2 हमारे पास दो हैं। ये बात समझ में आई। तो किसी समय मान लो थीटा पे पहुंच गया होगा। अच्छा, एक और बात है, आपने कहा कि कैसे पता लगाएंगे सर कि ये उठ गया? तो उठने आने के लिए तो टेंशन का ही कंपोनेंट हमें देखना पड़ेगा। टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट जो है, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट अगर mg के बराबर हो जाएगा तो काम चल जाएगा। तो कम से कम कितनी वेलोसिटी दी जाए? इसका मतलब है कि हम उस पर्टिकुलर वेलोसिटी में टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू सोचते हैं कहां पर आएगी।
जहां पर भी टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, टेंशन की नहीं, टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, उस वर्टिकल कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू को अगर वो mg तक पहुंच जाएगी तो ये उठ जाएगा। हमें तो सिर्फ उठाना है, कहां उठाना है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने कहा कि करिए ऐसे घूमते घूमते टेंशन की वैल्यू बदल रही होगी, मुझे नहीं पता घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है, पर टेंशन की वर्टिकल वैल्यू मैंने सोचा कि अगर मैं निकालूं और अगर वो वर्टिकल वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी अगर वो mg से ज्यादा हो जाएगी तो वो हट जाएगा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू mg के बराबर कर दो, उससे हम अपना v नॉट निकालने की कोशिश करेंगे। ये हमारा बेसिक आइडिया है जिसपे मैंने सोचा है। तो अब मैंने ऐसे किया कि ये सवाल ऐसे बन गया, तो ये v2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल है, ये m1 है। तो सबसे पहले हम अगर दोनों के मासेस m और m हैं, दोनों के मासेस m है, ये एंगल थीटा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं लगाऊं तो मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स तो है नहीं सिस्टम पे, दोनों को सिस्टम मान रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा तो हमारे पास आएगा 2mv1 इज इक्वल टू mv2 sin थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, इतनी मैथ्स आपको आती होगी। तो v1 की वैल्यू हमारे पास जो आ गई, v1 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई v2 sin थीटा बाई 2, v2 sin थीटा बाई 2, इट इज द इक्वेशन नंबर 1। v1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, v1 की वैल्यू हमारे पास आ गई v2 sin थीटा बाई 2। अब हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ऑब्वियसली जब भी स्पीड किसी जगह पे जिक्र होता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम और मोमेंटम कंजर्वेशन दो चीजें हमें लगानी आनी चाहिए। तो हम यहां पे लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लगाने की कोशिश करते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब हमने यहां पे लगाई तो अब हम देखते हैं कि पूरे सिस्टम पे सिर्फ ग्रेविटी है जिसने काम किया है, तो कितना ऊपर उठा है थीटा, तो mgl sin थीटा जो इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी आया है या वर्क डन बाय ग्रेविटी का नेगेटिव है, ये इसने काइनेटिक एनर्जी को खाया होगा। तो mgl sin थीटा जो हमारे पास आएगा वो हमारी काइनेटिक एनर्जी को खा लेगा। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mv नॉट स्क्वायर थी, अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ mv1 स्क्वायर, और उसकी अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो आएगी माइनस हाफ v2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस हाफ m v2 sin थीटा माइनस v1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटीज के रैंडम दो वेलोसिटीज एक पार्टिकल को दिखाई गई हो तो हमेशा आप तो या तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल दे या फिर उसके एक्स और वाई कंपोनेंट कर ले और दोनों का हाफ mv1 स्क्वायर और हाफ mv2 स्क्वायर लिख दे, काम चल जाएगा। बिकॉज पर्टिकुलर कंपोनेंट्स करने में काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो इसलिए हम सीधे सीधे उनकी जोड़ के लिख सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो वही मैंने यहां पे किया। तो इस इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करने की अगर कोशिश करें तो हमारे पास आया mgl sin थीटा इज इक्वल टू हाफ m। एक काम करते हैं, हाफ और m हटा देते हैं, तो हमारे पास आ गया 2gl sin थीटा इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और v2 sin थीटा माइनस v1 है तो v2 sin थीटा 2v1 के बराबर है, तो ये आ गया v1 ही आ गया, तो ये आ गया माइनस v1 स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2gl sin थीटा। प्लीज करिए, और कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक में कर दूं तो बता दीजिएगा, क्योंकि पूरा तो मेरे से पता नहीं मैं सॉल्व करूंगा कि नहीं। तो v1 स्क्वायर, तो अब अगर हमने सबको इसके टर्म में लिखा तो हमारे पास आ गया v नॉट स्क्वायर माइनस ये हमारे पास आ गया v नॉट स्क्वायर माइनस v2 sin थीटा है यहाँ पर, और ये v2 cos थीटा है, तो ये हमारे पास आ गया 2v1 स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। So by this equation I can definitely find out the value of v2 in terms of v0, जो आप करके निकाल के आराम से कर सकते हैं। यानी v2 हमें
वी नॉट और एल के टर्म में मिल गया, वी नॉट एल थीटा के टर्म में मिल गया। अब इस समय जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल की घूमने की इक्वेशन लगा देते हैं। तो उसके लिए हमें उसका एफबीडी बनाता हूं। तो इसके एफबीडी पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? इसके एफबीडी पे एक फोर्स लग रहा है mg इधर की तरफ, एक फोर्स लग रहा है, कलर चेंज किया क्योंकि एफबीडी दिखा रहा हूं, t, और एक सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स कैसे लगेगा? इसके ऊपर t इधर लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ t cos थीटा बाई m आएगा। तो इसका मतलब है इसके ऊपर सूडो फोर्स इधर की तरफ आएगा, ये सूडो फोर्स है, थोड़ा ऐसे दिखा दिया। ये वैल्यू आ जाएगी t cos थीटा, ये t cos थीटा आ जाएगी। अब ये तीन फोर्स लग रहे हैं और ये v2 के स्पीड से सर्कल में घूम रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी t प्लस t cos स्क्वायर थीटा, t प्लस t cos स्क्वायर थीटा प्लस mg साइन थीटा, mg साइन थीटा इज इक्वल टू m v2 स्क्वायर बाई एल, v2 स्क्वायर बाई एल। अब हमारे कम से कम मैथमेटिकली आई कैन रीच कि मैं कहां तक, फिजिक्स तो मेरी कंप्लीट हो गई, फिजिक्स कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है? अब आपने देखा कि हमें v2 इन टर्म्स ऑफ v नॉट पता है, v2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v नॉट पता है। तो v2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v नॉट है, यहां डालेंगे तो इससे हमारे पास t इन टर्म्स ऑफ v नॉट आ जाएगा। t इन टर्म्स ऑफ, अब आप करिएगा, मेरा मन नहीं कर रहा, t इन टर्म्स ऑफ v नॉट आ जाएगा, t इन टर्म्स ऑफ v नॉट आ जाएगा। तो t इन टर्म्स ऑफ v नॉट निकालने के बाद v नॉट और थीटा दोनों का फंक्शन आएगा, v नॉट तो कांस्टेंट है, थीटा का फंक्शन आएगा, यानी t एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आप इस एक्सप्रेशन में जो मेरे समझ में आया उसमें t साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, t साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। t साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो ऑब्वियसली क्योंकि किसी गिवन थीटा पर ही होगी, तो उस पर्टिकुलर थीटा पे t साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो निकालेंगे वो आपके पास जो भी निकल के आएगी, जो भी निकल के आएगी t साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, उस मैक्सिमम वैल्यू को आंसर v नॉट के टर्म में होगा, उसको mg के बराबर कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब उसमें मैथ्स लगेगी थोड़ी, t साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू t पहले निकालना पड़ेगा, सब कुछ कांस्टेंट्स के टर्म में आएगा, v नॉट सब कांस्टेंट है, थीटा ही वेरिएबल है, तो t एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकलेगा। फिर t साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और उस मैक्सिमम वैल्यू को mg के बराबर करेंगे और mg के बराबर करके आप उससे v नॉट निकाल सकते हैं। प्लीज ट्राई करिएगा, अगर थोड़ा मैथ्स लगे तो अपने मैथ्स के मास्टर जी से भी पूछ लीजिएगा कि मैथ्स कैसे करनी है, और अगर ना हो तो अपन फिर से एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं कि सर मेरी मैथ्स ये है, प्लीज चेक करिए मेरी मैथ्स। टेलीग्राम ग्रुप आपको पता ही है, ये यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, आप देख लीजिए, इस पे टेलीग्राम ग्रुप पे हम फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं और हम कर सकते हैं। एंड दिस इज द रिक्वेस्ट कि आप हम चाहते हैं कि कोर्स हमारा सस्ते से सस्ता हो जाए, उसके लिए हमें रीच आउट करना पड़ेगा, तो प्लीज हेल्प अस टू रीच आउट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। बाय, सभी को एंजॉय योर लाइफ।